हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो मॉडर्न फिजिक्स यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कॉम्पटन इफेक्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पिछली 6 क्लास के अंदर हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ा हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है एंड डी ब्रॉगली वेव पढ़ा है। तो ये हमारे 3 टॉपिक पूरे हो गए हैं। अभी हम कॉम्पटन इफेक्ट आज पढ़ेंगे और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी आपके आगे के टॉपिक हैं, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका एप्लीकेशन, ये जितने भी पार्ट हैं जिसमें आपको वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर और इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक को हम इस सीक्वेंस में पूरा करेंगे। बाद में हमारा जो एटॉमिक फिजिक्स का टॉपिक है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स का टॉपिक है, वो सारे टॉपिक को हम बाद में करेंगे, न्यूक्लियर का भी जो भी है। ठीक है, तो बीच में तो आपको पता है पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिसाइड किया था कि जितने आसान वाले टॉपिक हैं उसको हम छोड़ रहे हैं और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक हैं उनको हम क्लास में डिस्कस कर देते हैं, प्लस बीच बीच में कुछ सीट वगैरह का वो करेंगे। तो टेस्ट तो मुझे लगता है टेस्ट की जो आपकी कंप्लेंट थी वो अब पूरी हो गई होगी। 10 फुल लेंथ टेस्ट और टॉपिक वाइज आपके कुछ 27 टेस्ट हैं शायद। तो टॉपिक वाइज 27 टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट और 11 पीजीटी के प्रीवियस ईयर के टेस्ट, वो सारे हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और ऑलरेडी अगर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट के नाम पर जो हम आपको दे रहे थे और उसमें यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर का एक पूरा यूनिट वाइज करके दे रहे थे, तो उसमें भी आपको पता है कि ऑप्टिक्स और आई थिंक थर्मल फिजिक्स, ये 2 यूनिट हमारे पहले से कंप्लीट है। अभी हम मॉडर्न फिजिक्स आपका ऐड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मॉडर्न फिजिक्स पूरा होते होते ये जितना भी सीट वीट सब प्रोवाइड करना है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ हो गया है और जो ये टॉपिक वाइज हम अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यूपी पीसीएस का, ये भी आपका इस यूनिट के कंप्लीट होते होते हो जाएगा। तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है 15 से 20 दिन आप मान लीजिए, मतलब 10 से 15 मार्च तक के अंदर ये सारा कुछ पूरा हो जाएगा। तो मैं बस आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ अपने आप को पूरी तरह से प्रैक्टिस और रिवीजन में झोंक दीजिए। इस उसमें इल्यूजन में मत रहिए कि जिस दिन इसकी आखिरी क्लास होगी उसके बाद हमारा रिवीजन या प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, है ना। ये बात को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि एक दिन में हम मैक्सिमम आपको एक लेक्चर पढ़ाएंगे, है ना। तो उस एक लेक्चर की वजह से आपकी कोई पढ़ाई रुकी नहीं है। तो आप अपने आप को जो भी, जैसे पीछे के यूनिट पूरे हो गए हैं, ये आखिरी यूनिट है आपका, तो जो भी यूनिट आपके पूरे हो गए हैं उसका अपना प्लानिंग बनाइए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सारा कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से प्रैक्टिस को अपना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा आपको ना हो कि जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि टाइम कम मिला। टाइम कम नहीं है, अभी से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब तो सिलेबस का रिस्क भी नहीं है, ये आखिरी यूनिट है आपका, एग्जाम मई में है, तो हम इसको अगले 10, 12, 15 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की ये क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में जो टॉपिक है वो हम सिंगल एक टॉपिक को कवर करेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में हो जाएगा ये हमारा पूरा टॉपिक, ठीक है ना। इसकी सीट पहले ही हमने ऐड कर दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल ये कॉम्पटन इफेक्ट भी है। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है फेनोमेना, इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का मतलब क्या है, यहां पर ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, या अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन का कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटरिंग क्यों नहीं होता। तो इसलिए ये बात यहां पर याद रखने वाली है कि स्कैटरिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, हाई का मतलब जो अल्ट्रावायलेट से भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन है। जैसे आपको पता है जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो गामा रेज आते हैं, उसके बाद एक्स रेज आते हैं, उसके बाद अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल, इनकी जो इधर की फ्रीक्वेंसी है ये कम है,
अल्ट्रावायलेट से पहले गामा रेज और एक्स रेज आ रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे गामा रेज और एक्सरे के जो रेडिएशन है उन्हीं का यहां पर कॉम्पटन स्कैटरिंग होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ब्रैकेट में यहां पर हम लिख सकते हैं जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, बाई लाइट एलिमेंट और एटम। ठीक है, यहां पर यह भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट एलिमेंट या लाइट एटम की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो ये भी हम आगे की क्लास, अभी इसी क्लास में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन दोनों पॉइंट को कवर करेंगे। तो ये जो कॉम्पटन इफेक्ट के फिनोमेना है, इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का जो रेडिएशन है वो हल्के एलिमेंट या एटम के द्वारा स्कैटर्ड हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कॉम्पटन इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन, हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तो उसका फोटोन, बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी जो हमारा एलिमेंट है, हल्का सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से, इस हल्के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन, ये हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन टकराता है तो उसकी वजह से जो फिनोमेना हो रही है उसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कॉम्पटन एज्यूम्ड द इलेक्ट्रॉन टू बी फ्री, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब है तो हम पूरा एटम यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पूरे एटम को न ध्यान में देकर के आप ये मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो एटम से बाहर निकला हुआ है और रेस्ट में है, जबकि हम पूरा एलिमेंट यूज कर रहे हैं, उस एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट में नहीं होता, वो मूव करता रहता है ना। तो वो एक तो वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वो मूविंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसके बावजूद ये कॉम्पटन ने जो एज्यूम किया है कि हल्के एलिमेंट के केस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन होने में ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए उस बाउंड, इस एलिमेंट के बाउंड इलेक्ट्रॉन को भी एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हैवी एलिमेंट में ऐसा नहीं कर सकते। तो हल्के एलिमेंट के बाउंड इलेक्ट्रॉन को एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ये ट्रीट करते हैं, ऐसा ये मान के चलते हैं, और उसी के बेसिस पर सारा कैलकुलेशन होगा हमारा आगे। तो इन्होंने क्या जूम किया कि इलेक्ट्रॉन टू बी फ्री एंड एट रेस्ट, मतलब ये दोनों बातें इन्होंने एज्यूम करी है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई सिंगल अलग से निकाल करके रखा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि एक हल्के एलिमेंट को यूज कर रहे हैं और उसी के इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अगर आप देखिए तो मान लीजिए ये कोई फोटोन है, हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन है जो आ रहा है, और यहां पर वो हमने हल्का एलिमेंट यूज किया है जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को हम एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रीट कर रहे हैं और ये रेस्ट में है। तो जब ये फोटोन आता है और इससे टकराता है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो रेडिएशन आ रहा है वो रेडिएशन पार्टिकल के रूप में है, मतलब जब हम फोटोन बोल रहे हैं मतलब एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो रेडिएशन मतलब वेव, तो वेव आ रही है, लेकिन जब इनका कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद यहां देखने को जो मिलता है रिजल्ट, वो ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई वेव नहीं बल्कि कोई पार्टिकल आया हो, मतलब रेडिएशन को एज अ पार्टिकल हम ट्रीट करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी और डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ जाता है, और आपका ये जो फोटोन है, ये फोटोन इस डायरेक्शन के बजाय किसी और डायरेक्शन में हमें स्कैटर्ड होकर के इस तरह से बाहर मिलता है। तो यहां दो चीजें हो रही हैं, आप देखिए, एक तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से किसी और डायरेक्शन में निकल गया, मूव करने लग गया, और दूसरा आपका जो फोटोन था वो भी अपनी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ फोटोन। तो फोटोन को जिस डायरेक्शन में हम इंसिडेंट कर रहे थे उससे कुछ फाई एंगल बनाते हुए ये बाहर निकला है, इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, इस वाले फोटोन को क्या बोलेंगे जो आ रहा था, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके इधर चलने लगा इसको बोलेंगे रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन है एट रेस्ट, दैट इज रेस्ट इलेक्ट्रॉन।
ऐसा मान के चल रहे हैं। हल्का एलिमेंट एक्चुअल में यूज किया जाता है यहाँ पर, लाइट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कम हो। उसके बाद जो इंसिडेंट फोटोन है, मान लीजिए इसकी एनर्जी को हम ई बोलें तो ई इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। जो स्कैटर्ड फोटोन है, अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो इसको हम एच न्यू डैश बोल देंगे। और इलेक्ट्रॉन जो फोटोन के इंसिडेंस होने के डायरेक्शन के साथ में जिस डायरेक्शन में रिक्वाइल होके जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिक्वाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज थीटा, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम के बोल देते हैं। अब देखिए जो फोटोन आ रहा था, अगर हम इस फोटोन की वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो आने वाले फोटोन का वेवलेंथ अगर लैम्डा है और स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ अगर लैम्डा डैश है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखने को मिला कि जब फोटोन अपने डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस डायरेक्शन से स्कैटर्ड होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो जो हमें यहां पर स्कैटर्ड फोटोन मिलता है उसका वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ से अलग होता है ना। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलावा किसी और डायरेक्शन में जो फोटोन हमें मिलेगा वो फोटोन का वेवलेंथ इसके वेवलेंथ से अलग मिलेगा। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोटोन मिलता है वो फोटोन का वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन के बराबर होता है, तो उसको हम स्कैटर्ड फोटोन नहीं बोलते, उसको हम अनमॉडिफाइड फोटोन बोलते हैं। ये वाला मॉडिफाइड फोटोन है। तो ये जो मॉडिफाइड फोटोन है इसी का हो रहा है कॉम्पटन स्कैटरिंग, यानी कोई फोटोन आएगा और किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा, वो फोटोन अपने डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में बाहर निकलेगा और उसका वेवलेंथ भी इससे बदल चुका होगा, ठीक है ना। इसी घटना का नाम है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब इसके आगे हम कैलकुलेशन पर चलेंगे, और कैलकुलेशन में हम सबसे पहले इस डायग्राम के बेसिस पर कुछ चीजें यहां पर लिख देते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की अगर हम सिचुएशन को यहां पर सेपरेट करें तो हमें अगले ही स्लाइड में जाना होगा। तो यहां पर लिख देते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, और यहां पर लिख लेंगे हम आफ्टर कोलिजन। चलिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमें एनर्जी और मोमेंटम के बारे में लिखना है, किसके किसके, इस इलेक्ट्रॉन और इस फोटोन के। कोलिजन से पहले इस इलेक्ट्रॉन और इस फोटोन का एनर्जी कितना था, मोमेंटम कितना था। कोलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है और इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी और मोमेंटम है, ये लिखना है। तो हम यहां पर अगर बात करें बिफोर कोलिजन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो ये है ई डैश बराबर एच, सॉरी ई बराबर एच न्यू, ठीक है। कोलिजन से पहले फोटोन की ये एनर्जी थी। इसके अलावा मोमेंटम की बात कर लें, मोमेंटम ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। तो ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसका अगर हमें मोमेंटम लिखना हो तो मोमेंटम का फार्मूला होता है ई अपान में सी। ई बराबर एच न्यू लिख देंगे तो एच न्यू अपान में ये सी हो जाएगा, या पी बराबर एच बाई लैम्डा भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका फोटोन का, कोलिजन से पहले फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोलिजन से पहले हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, या कोई भी काइनेटिक एनर्जी आप कह लीजिए नहीं थी। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी हम इसका नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा दूसरा आप कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, तो इलेक्ट्रॉन के पास में कोई मोमेंटम भी नहीं था, ये भी क्या था, 0, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा यहां पर अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, सॉरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके मास की वजह से कुछ एनर्जी होगी, उसको हम रेस्ट मास एनर्जी यानी एम नॉट सी स्क्वायर बोल सकते हैं। एम नॉट सी स्क्वायर, ये एनर्जी हम यहां पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है हमारा एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ई डैश बराबर यहां पर हो जाएगा एच न्यू डैश। और उसके अलावा मोमेंटम ऑफ फोटोन की अगर बात करें तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन बदल जाएगा, तो यहां पर आप लिखेंगे इसको एच न्यू डैश अपान में सी।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल गया ना फोटोन का, न्यू से न्यू डैश हो गया, इसीलिए एनर्जी बदला, और एनर्जी बदला तो आपका मोमेंटम भी बदल जाएगा। इसके अलावा अगर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, तो यहां पर टोटल एनर्जी लिखने के लिए mc² लिखेंगे। आपको पता है इसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं रेस्ट मास एनर्जी या रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, काइनेटिक, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मास एनर्जी बोलते हैं, यानी टोटल एनर्जी आप बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब मास मोशन में होता है तब उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, मोमेंटम 0 था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू में v। m क्या है, यही इसका रिलेटिविस्टिक मास, या ये वो मास जब ये मोशन में आता है तब, और ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। यहां पर आपको इसके और इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये आपको फार्मूला पता होगा थियरी ऑफ रिलेटिविटी टॉपिक से, कि टोटल एनर्जी बराबर होता है mc² और रेस्ट मास एनर्जी बराबर होता है m0c का स्क्वायर, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है टोटल एनर्जी माइनस में रेस्ट मास एनर्जी, यानी mc² माइनस में m0c² करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है। यानी जब पार्टिकल खाली रेस्ट में है तब उसके पास जो भी टोटल मास एनर्जी है वो ये है, मास की वजह से। लेकिन जब मोशन में आ जाएगा तो एक तो मोशन वाली एनर्जी हो गई जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और दूसरा मास तो उसके पास अभी भी है, लेकिन अब जो मास है वो मास भी थोड़ा बदला हुआ है, ये काइनेटिक मास है। तो काइनेटिक मास के केस में मोशन और उसके मास दोनों की वजह से जो टोटल एनर्जी होती है उसको लिखते हैं mc²। ये टोटल एनर्जी है, मास की वजह से भी है और काइनेटिक मतलब मोशन की वजह से भी है। तो टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर मिल जाएगी। ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं। खैर इन चीजों से हमें कोई डेरिवेशन यहां पर करना नहीं है, तो हम सीधे अगर टॉपिक पर आ जाए कि कॉम्पटन ने क्या किया कि फोटोन जो हमारे इस इलेक्ट्रॉन से आकर के कोलिजन किया था, उसमें कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया। आपको पता है ये दोनों कंजर्वेशन हर जगह पर अप्लीकेबल होते हैं, है ना। जो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन है वो अलग चीज है, लेकिन जो आपका टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन है वो हर फिनोमेना में अप्लीकेबल होता है। लीनियर मोमेंटम भी हर जगह पॉसिबल होता है, इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक हो। तो यहां पर हम ये दोनों ही इन्होंने यूज किया, उसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो इन्होंने यूज किया वो मान लीजिए हम लिख लें अगर एनर्जी का, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर अगर कोलिजन के पहले की कुल एनर्जी और कोलिजन के बाद की कुल एनर्जी लिखी जाए सिस्टम की, तो कोलिजन के पहले सिस्टम की कुल एनर्जी कितनी होगी, यानी फोटोन की एनर्जी लिखनी होगी प्लस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखनी होगी। फोटोन की एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम कुल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे m0c² बराबर, ये हो जाएगा कोलिजन के बाद में फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी E डैश, और प्लस में यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, यहां पर हो जाएगा m और c²। कोलिजन के पहले सिस्टम की कुल एनर्जी का मतलब क्या, फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और कोलिजन के बाद सिस्टम की कुल एनर्जी का मतलब फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। यह है इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में था तब की एनर्जी, जब मोशन में है तब की एनर्जी। अब आप यहां से इस सवाल में ऐसे सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताइए, इस तरह के भी केस बनते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहां पर आप h न्यू लिख लीजिए, यहां पर m0c², सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप याद रखिए, इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो आप डायरेक्टली अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसको इधर ले जाकर के आप माइनस कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, यहां पर हम लिख लेंगे h न्यू डैश, तो आप लिख सकते हैं h न्यू माइनस में h न्यू डैश बराबर h न्यू माइनस में h न्यू डैश बराबर mc² माइनस में m0c², और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो निकला है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यानी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस में स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बराबर क्या, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आपका इलेक्ट्रॉन देखिए पहले क्या था, रेस्ट में था, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी।
आपने एक फोटोन भेजा, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इस फोटोन के यहाँ पर टकराने के बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मिल गया, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यहाँ पर आपका ये निकल गया क्या, स्कैटर्ड फोटोन। तो जो भी एनर्जी आती है उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन के पास होगा, जो कि इस एनर्जी से कम एनर्जी रहती है, इस एनर्जी से कम एनर्जी रहती है, और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। ठीक है ना। तो स्कैटर्ड जो फोटोन यहाँ पर है उसकी जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम होती है। यानी आप ये यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, वेवलेंथ बढ़ रहा है यानी एनर्जी घट रही है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ई डैश इज लेस देन ई। ठीक है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो गया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछेंगे, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर लीजिए। और दूसरा जो सबसे मेन चीज है इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का वो है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि यहां देखिए मोशन जो है वो 2 डायमेंशन का हो गया। ये जो मोशन हो रहा है इसका अगर वो करेंगे, इसका भी अगर आप कंपोनेंट निकालेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा करके काफी लंबा इसका डेरिवेशन होता है, इसलिए उसको हम इसके रिजल्ट को सीधे लिखेंगे। तो हमें मिलता है स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ माइनस में इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपान में रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सी स्क्वायर 1 माइनस में कॉस फाई, जहां पर फाई जो एंगल है वो क्या है, फाई वो एंगल है जिस डायरेक्शन में हमारा फोटोन जो आ रहा था वो फोटोन जितने डायरेक्शन से स्कैटर्ड हुआ था वो एंगल है। इस फाई को हम स्कैटरिंग एंगल के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। ठीक है। और थीटा जो है ये आप कह सकते हैं रिक्वाइल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्वाइल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये जो फाई है यानी स्कैटरिंग एंगल है, वो स्कैटरिंग एंगल से पता चलेगा कि जो स्कैटर्ड फोटोन है और जो इंसिडेंट फोटोन है दोनों के बीच में कितने का शिफ्ट हुआ है, कितने का डिफरेंस आया है। इसी को हम कॉम्पटन शिफ्ट के नाम से जानते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक का फार्मूला है, इसी के लिए हम ये पढ़ ही रहे थे, इसी फार्मूले के बारे में बात करने के लिए। ठीक है ना। ये कभी बहुत रेयर है कि इसके ऊपर आए, और ये कितना आसान भी है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ में जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो बार बार ये पूछते हैं कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू, कॉम्पटन शिफ्ट। और ये जो एच अपान में, सॉरी सी स्क्वायर नहीं है, सी होता है, एच अपान में एम नॉट सी है। अगर हम इसकी बात करें तो वेयर एच अपान एम नॉट सी इज कॉल्ड लैम्डा सी, तो एच अपान में एम नॉट सी को हम लैम्डा सी के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू है 2.43 पिकोमीटर, इसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इस फार्मूले का हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे एक सवाल ये पूछा जाता है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए इस फार्मूले से आप बता सकते हैं कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है, मतलब स्कैटर्ड फोटोन और इंसिडेंट फोटोन के वेवलेंथ में जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस या वो शिफ्ट ये पूरा कांस्टेंट है। यहां पर ये 1 है, यहां पर 5 है। मतलब जो कॉम्पटन शिफ्ट होगा वो केवल और केवल एक बात पे डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में स्कैटर्ड फोटोन की आप बात कर रहे हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ जो इंसिडेंस था उससे कितने एंगल पर आप जो फोटोन ले रहे हैं उसकी आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना उसकी वेवलेंथ में शिफ्ट होगा। अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुए फोटोन की वेवलेंथ में अलग अलग शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। फाई की वैल्यू बदलने से डेल्टा लैम्डा की वैल्यू बदल जाएगी, है ना। तो यहां से ये बहुत ही फेमस सवाल है जो यहां पर हम लिख रहे हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि डेल्टा लैम्डा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ये दोनों ही चीजों पर डिपेंड नहीं करता है कि हमने हल्के एलिमेंट के नाम पर कौन से एलिमेंट को यूज किया था, यानी मटेरियल के, जिस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के साथ में ये स्कैटरिंग हो रही है वो हल्का एलिमेंट या एटम हमने कौन से मटेरियल का लिया था, उसका नेचर क्या था, इस बात से मतलब नहीं है। और ना ही इस बात से मतलब है कि जो रेडिएशन आ रहा था
वो रेडिएशन का क्या नेचर था या उसका क्या अपना वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी था। मतलब जो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, जो चेंज की वैल्यू है, वो चेंज की वैल्यू इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ कितना था। ठीक है ना, वेवलेंथ कुछ भी हो, आप कौन से डायरेक्शन में निकाल रहे हैं शिफ्ट, ये मैटर करेगा फाई की वैल्यू। ठीक है ना, तो यानी कॉम्पटन शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, nature of material used and the wavelength of radiation, जो रेडिएशन हमने यूज किया है उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है डेल्टा लैम्डा की वैल्यू। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्कैटरिंग एंगल। ठीक है ना, तो ये केवल और केवल स्कैटरिंग एंगल फाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहेंगे कि ये जो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू है ये तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन हम लैम्डा की बात नहीं कर रहे, हम पूरे डेल्टा लैम्डा की बात कर रहे हैं, और डेल्टा लैम्डा इज द डिफरेंस ऑफ लैम्डा डैश एंड लैम्डा। तो आप कोई सा भी फोटोन यूज कर रहे हैं, उसमें जो आपका शिफ्ट आएगा वो तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है ना कि स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ और इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ। तो ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा वाला पूरा, ये जो पूरा टर्म है हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी का नाम डेल्टा लैम्डा है। तो ये पूरा टर्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल फाई के ऊपर, बाकी सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कॉम्पटन शिफ्ट की जो वैल्यू है वो केवल स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ना ही रेडिएशन के वेवलेंथ पर और ना ही मटेरियल के नेचर के ऊपर। ठीक है ना। हाँ, एमपी सेट का तो मुझे सिलेबस ध्यान नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिए, अगर उसके सिलेबस में टॉपिक है तो आपके लिए सफिशियंट होगा। इस टॉपिक को हम जितना पढ़ रहे हैं इतने से ही सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सिलेबस में एक बार मिलाना होगा ये टॉपिक वहां पर है या नहीं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कंडीशन नंबर 1। अगर स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है, स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या, फोटोन जिस डायरेक्शन में जा रहा था अगर हम उसी डायरेक्शन में बात करें कितना वेवलेंथ में शिफ्ट आएगा। तो अगर फाई की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा h अपान में m नॉट c ब्रैकेट में 1 माइनस में cos फाई में 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 यानी कि 0। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोटोन को इंसिडेंट किया है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोटोन मिलेगा उसका वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन के ही वेवलेंथ के बराबर होगा, यानी कोई भी कॉम्पटन स्कैटरिंग नहीं होगी। इसी को बोलते हैं अनमॉडिफाइड रेडिएशन। मतलब इस रेडिएशन के वेवलेंथ में या एनर्जी में कोई भी चेंज मॉडिफिकेशन नहीं हुआ इस फेनोमेना के बाद या इस कोलिजन के बाद या इस इफेक्ट के बाद में, है ना। तो ये अनमॉडिफाइड रेडिएशन इसको बोला जाता है, जहां पर वेवलेंथ में कोई चेंज ही ना हो। तो किस डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, इंसिडेंस डायरेक्शन में फोटोन की एनर्जी या वेवलेंथ में कोई भी शिफ्ट या चेंज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड अनमॉडिफाइड रेडिएशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम फाई की वैल्यू ले लें 90 डिग्री, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोटोन इंसिडेंट किया है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करें, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करें, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपान में m नॉट c ब्रैकेट में 1 माइनस में cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका h अपान में m नॉट c के ही बराबर। ये आपका कॉम्पटन वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू 2.42 या 43 कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं पिकोमीटर, है ना, 2.42 या 2.43। ठीक, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, तो थर्ड पॉइंट है फाई की वैल्यू अगर हम 180 डिग्री ले लें। 180 डिग्री का मतलब जिस डायरेक्शन में फोटोन को इंसिडेंस किया है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो फोटोन मिलेगा उसके बारे में। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, h अपान में m नॉट c और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस में cos पाई, यानी 180 की वैल्यू -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर के 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ h अपान में m नॉट c। दैट मींस इसका जस्ट 2 गुना, इसका 2 गुना करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8, यहाँ पर आप 6 लिख लीजिए, अगर 2 रहेगा तो 4 लिख लेंगे, इतना पिकोमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.0
486 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इस पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में हमने कन्वर्ट कर दिया। पिकोमीटर मतलब 10⁻12, ठीक है। तो आप देखिए ये जो फार्मूले में जो रिजल्ट हमें मिला है, यहां से इस पूरे पार्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी वो 2 हो सकती थी, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू जो हम -1 रखेंगे तो वो माइनस इस माइनस की वजह से प्लस होकर के जुड़ जाएगा, और यही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ की 2 हो सकती थी। यानी ये जो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू आपको मिल रही है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो सवाल एक आता है कि जो आपका मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कोई सा भी रेडिएशन, कोई सा भी मटेरियल यूज करेंगे, जो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हो सकता है उसमें आपको फाई की वैल्यू तो 180 लेनी ही पड़ेगी। तो फाई की वैल्यू जब आप 180 रखेंगे तभी ये मैक्सिमम आएगा। तो कोई सा भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें हमें यूज तो इलेक्ट्रॉन का ही मास करना है, तो हमारा जो कॉम्पटन शिफ्ट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट है, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। वो एलिमेंट आपका जो हल्का एलिमेंट है वो कोई सा भी एलिमेंट आप यूज करेंगे यही आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए, तो ये तो बात हो गई। अब यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया कि जो कॉम्पटन इफेक्ट की जो फेनोमेना है, इसमें हमने क्या लिखा था शुरुआत में कि स्कैटरिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन ही हमें क्यों लेना है, अभी इसको डिस्कस करना है, और लास्ट में इसको भी डिस्कस करेंगे कि हल्का एलिमेंट ही क्यों लेना है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का ही कॉम्पटन इफेक्ट हमें, या कॉम्पटन स्कैटरिंग जो फेनोमेना यहां पर हो रही है, वो हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन वाले ही केस में क्यों देखने को मिल रहा है। अगर हम कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन यानी कि विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या इससे भी कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को इस्तेमाल करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। देखिए प्रॉब्लम यही आएगी कि जो आपका, अगर आप इस वैल्यू को देखें, ये जो भी रिजल्ट यहां पर आया है, आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कॉम्पटन शिफ्ट होने के बाद में जो शिफ्ट दिख रहा है वो शिफ्ट एक्चुअल वैल्यू से कितना ज्यादा या कम हुआ है। शिफ्ट का मतलब क्या, एक्चुअल वैल्यू जितनी थी उसमें से जो स्कैटर्ड वैल्यू है उसके दोनों की डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा। तो जितना एक्चुअल में वैल्यू थी और जितना शिफ्ट होने के बाद मिल रहा है, मतलब स्कैटर्ड होने के बाद मिल रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्चुअल वैल्यू से कितना ज्यादा या कम है। मानिए इंसिडेंट वेवलेंथ की वैल्यू है 4, और जो हमें स्कैटर्ड फोटोन मिला उसकी वैल्यू हमें मिली, मान लीजिए वेवलेंथ तो क्या होता है बढ़ जाता है, तो यहां पर ले लिया हमने 10, ये लैम्डा है और ये लैम्डा डैश है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6 का डिफरेंस आया। अब 6 का डिफरेंस आ रहा है, उसमें जिसका खुद का वेवलेंथ कितना है, 4 है, दैट मींस एक सफिशिएंट वैल्यू आपको मिल रही है। ये वैल्यू को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ये ऑब्जर्वेबल वैल्यू है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी का वेवलेंथ 4 है और शिफ्ट की वैल्यू ऐसी हुई है कि 4 से ये बढ़कर के कितना हुआ है, ये 4.002 हुआ है, तो शिफ्ट कितना हुआ, ये 0.002 का, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू, मतलब ये जो शिफ्ट यहां पर हो रहा है ये शिफ्ट नेग्लिजिबल है, और इतना कम जब वेवलेंथ में शिफ्ट होगा, इतना स्मॉल शिफ्ट होगा, तो ये वैल्यू हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते या डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी वेवलेंथ में चेंज ही नहीं हुआ है, जबकि वेवलेंथ में चेंज हुआ है। कॉम्पटन इफेक्ट की फिनोमेना तो हो ही रही है लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहां पर वेवलेंथ में डिफरेंस आएगा, दैट मींस कॉम्पटन शिफ्ट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो यूज किए गए फोटोन के रिस्पेक्ट में ठीक ठाक वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम वैल्यू है तो हम कहेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की जो फिनोमेना है वो ऑब्जर्व यहां पर नहीं हो पा रही। तो यही रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट हम यूज करेंगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम यूज बात करें फॉर, यानी आप कह सकते हैं दिस, जो वो भी हम मैक्सिमम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, दिस मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट, दिस मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इज ओनली, इज, या कह सकते हैं लेस देन 0.001% ऑफ विजिबल लाइट वेवलेंथ। विजिबल लाइट का वेवलेंथ आपको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक हम कहते हैं, एक मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम की आप बात करेंगे,
या उसमें मान लीजिए अगर उसकी आप एवरेज वैल्यू ले लेते हैं 6000 5000, है ना, तो अगर आप देखिए 4000 भी आप ले लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू भी आप लेकर के देख लीजिए, तो 4000 का आप जब 0.01% निकालेंगे, 0.00001, हाँ 0.001% आप निकालेंगे, तो आप बताइए 4000 का 0.001% निकालेंगे तो 4000 में जो 3 जीरोस हैं वो 3 जीरोस तो इसकी वजह से चले जाएंगे, केवल 4 बचेगा, और उसके बाद 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करने पर कितना आएगा, 0.04 आएगा। 0.04 का मतलब कि सॉरी 0.004 आएगा। एक मिनट, 4000 एंगस्ट्रॉम है और 4000 एंगस्ट्रॉम का हम 0.01% निकाल रहे हैं, तो 100 से भाग कर रहे हैं, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 40 है, ये आपका 1000 है, तो एक तो ये और एक ये, यानी 0.04 आ जाएगा, तो 0.04 आप कह लीजिए, हाँ मतलब ठीक है। तो अगर हम 4000 से 8000 की बात करें, उसके एवरेज की वैल्यू की बात करें, तो इसका 0.01 अगर परसेंट भी लेते हैं तो 0.06 या 0.05 जो वैल्यू आ रही है, आप देखिए उस वैल्यू के रेंज में है। या अगर आप 4000 भी लेते हैं तो मान लीजिए 4000 भी आ गया, मतलब ये जो कॉम्पटन शिफ्ट की ये मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू है, वो विजिबल लाइट के केस में कितने वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट का चेंज दे रहा है, लगभग 0.001% का चेंज, मतलब विजिबल लाइट का जितना वेवलेंथ होता है उसका 0.001% ही चेंज हुआ है, ये जो कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्पटन शिफ्ट है, ठीक है ना। तो दिस कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इज लेस देन, या आप कह सकते हैं इक्वल टू 0.001% ऑफ द विजिबल लाइट वेवलेंथ। तो विजिबल लाइट वेवलेंथ का ये 0.001% के आसपास है या उससे कम है, बट 4.86% of wavelength of एक्सरे वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है एक्सरे का वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, तो एक्सरे वेवलेंथ क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम इसका टिपिकल वेवलेंथ होता है एक्सरे का। एक्सरे का वेवलेंथ कितना है, 1%, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम का 4.8% निकालेंगे, यानी इसको 100 से भाग करेंगे तब ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यानी एक्सरे के वेवलेंथ की तुलना में ये कितना शिफ्ट है, 4%, 4.5%। लेकिन अगर हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कंपेयर करें इसको, तो ये 0.001% के पास आ रहा है, तो यानी विजिबल लाइट के रिस्पेक्ट में ये शिफ्ट बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन एक्सरे के रिस्पेक्ट में ये शिफ्ट काफी बड़ा है, 4% है। इस वजह से एक्सरे के वेवलेंथ से जब हम इस शिफ्ट को कंपेयर करेंगे तो हमें ये शिफ्ट बड़ा है मिलेगा, दिखेगा, ऑब्जर्व हो पाएगा। बट विजिबल लाइट के केस में अगर हम इस शिफ्ट को कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि विजिबल लाइट की इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, 0.001% बहुत ही कम है। तो इसलिए हम ये कहते हैं सो कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट observed in low frequency radiation, जैसे अल्ट्रावायलेट या विजिबल, ये एग्जांपल में ये नाम भी दिए जाएंगे इजिली, बट इज ऑब्जर्व्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में ये आपको शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का मतलब अल्ट्रावायलेट विजिबल से हाई कौन है, तो गामा रेज एंड एक्स रेज, जैसे कि गामा रेज एंड एक्स रेज। तो सवाल में यही आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा किसके लिए कॉम्पटन शिफ्ट पॉसिबल है या कॉम्पटन इफेक्ट पॉसिबल है, तो आप इसमें ढूंढ लीजिएगा एक्सरे या गामा रे के लिए कॉम्पटन शिफ्ट देखने को मिलता है, विजिबल या अल्ट्रावायलेट या इससे जो और आगे वाले जो रेडिएशन है माइक्रोवेव और रेडियो वेव, उन सब के लिए कॉम्पटन शिफ्ट देखने को नहीं मिलता या वेवलेंथ में कोई खास चेंज नहीं होता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऊपर नीचे हो गया वो परसेंटेज के चक्कर में, तो कोई अगर इसमें दिक्कत आ रही तो आप फिर से एक बार देख लीजिए कि जब भी हम कोई सा भी रेडिएशन यूज करेंगे, मैक्सिमम जो पॉसिबल शिफ्ट हो सकता है किसी भी रेडिएशन के केस में, वो मैक्सिमम शिफ्ट यही हो सकता है, बाकी इससे कम ही होगा। तो हम कम वालों को भी इग्नोर करते हैं, हम सबसे बड़े लेवल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर शिफ्ट हुआ तो ये शिफ्ट होगा जब भी हम कोई रेडिएशन यूज करेंगे तब। तो अगर हम अल्ट्रावायलेट या विजिबल इस तरह की लाइट को यूज करते हैं जिसका वेवलेंथ
4000 एंगस्ट्रॉम से और आगे तक के होते हैं। तो अगर हम वो लाइट को यूज करते हैं तो अगर उस लाइट से कंपेयर करें तो ये जो वेवलेंथ में चेंज या शिफ्ट हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। उस पर्टिकुलर लाइट के, विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ये 0.01% के आसपास है या उससे कम है, जो कि बहुत ही कम चेंज है। मतलब अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट अगर हमने यूज किया है तो उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वेवलेंथ में कोई खास चेंज हुआ ही नहीं, इतना कम चेंज हुआ है। तो हमें ये चेंज पता नहीं चलता है या ये डिफरेंस हमें निकालने पर कोई खास वैल्यू में परिवर्तन नहीं दिखता, तो हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को यूज करें, एग्जांपल के लिए एक्सरे यूज करें, 1 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ अगर है तो 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया है बहुत बड़ा चेंज अपने आप में है। इसके रिस्पेक्ट में कितना है, 4.86% है। 1 एंगस्ट्रॉम का 4.86% करेंगे तो ये शिफ्ट आएगा। तो 4% का शिफ्ट दिखता है हमें इसमें, बट इसमें इतना कम शिफ्ट होता है, तो ये शिफ्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के केस में कॉम्पटन शिफ्ट देखने को मिलता है, लो फ्रीक्वेंसी में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो हमारा हो गया टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी तो हमने फोटोन के बारे में बात कर लिया। एक तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल ली, यहां से जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी बात कर ली, कॉम्पटन शिफ्ट की। अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं यहां पर रिक्वाइल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होकर के गया है, टकरा करके गया है कोलिजन के बाद में, उस इलेक्ट्रॉन का हमें अगर डायरेक्शन निकालना हो, यहां से जितना थीटा नीचे गया था वो थीटा हमें निकालना हो, रिक्वाइल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन थीटा डायरेक्शन में यहां से चला गया, जहां रुका था वहां से थीटा डायरेक्शन में। तो ये थीटा अगर हमें निकालना है तो थीटा के लिए फार्मूला है कि टेन थीटा इज इक्वल टू है टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट फाई बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस में बीटा, ऐसा कुछ इसका फार्मूला है ना। ऐसे तो क्वेश्चन इसके ऊपर आता नहीं, लेकिन आप तैयार रहिए। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इज एच न्यू अपान में एम नॉट सी स्क्वायर। एच न्यू क्या है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, और एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था उसका रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है ना, ये है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इस रेशियो को हमने बीटा बोल दिया, किसी किसी जगह पर अल्फा बोल देते हैं। तो आप ये फार्मूले की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्कैटरिंग एंगल आपको यहां पर रखना पड़ेगा, बीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये फार्मूला हम पीछे लिख चुके हैं, बस ये फार्मूले को एक और फॉर्मेट में हमें लिखना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वाइल्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपने कहा आने वाले फोटोन की एनर्जी में से स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी को माइनस कर देंगे, एच न्यू में से एच न्यू डैश को माइनस कर देंगे। तो अगर ये दोनों की एनर्जी पता है तब तो ये कर लेंगे, लेकिन अगर हमें मान लीजिए स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी नहीं पता है तो हमें ये पता करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए जो इंसिडेंट फोटोन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहां पर आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू अपान में 1 प्लस 2 बीटा, और ये है साइन स्क्वायर फाई बाई 2, ये एक फार्मूला है। यहां से आप न्यू डैश निकालेंगे, और इस न्यू डैश को आपको पता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। तो अगर लैम्डा डैश भी पता करना हुआ, स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वापस से वही बीटा है जो यहां पर लिखा हुआ है, एच न्यू अपान में एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले दो फार्मूले, ये फार्मूला और ये फार्मूला थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद बस एक आई थिंक एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारा कि हम हैवी एलिमेंट को इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। बाकी सारे टॉपिक यहां पर कवर हो गए। ठीक है, चलिए तो हैवी एलिमेंट का यहां पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, इस टॉपिक को कवर करते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर हम लाइट एलिमेंट की जगह पर हैवी एलिमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी यूज, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स आर tightly bound, so when
photon is strike on bound electron. बाउंड इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। आप कहेंगे लाइट एलिमेंट में भी तो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन आप बात यहां पर समझिएगा, कॉम्पटन ने ये एज्यूम किया कि लाइट एलिमेंट की केस में जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आपको पता है हल्का एलिमेंट है तो न्यूक्लियस में कम चार्ज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी से अट्रैक्ट कर रहा होगा, बांध रखा होगा। अगर हैवी एलिमेंट होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके बांध करके रखेगा। तो हैवी एलिमेंट में न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती। लेकिन यहां पर इसको एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्यों ट्रीट किया था? एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्यों ट्रीट किया था, जबकि यहां अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई हल्का सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही। क्योंकि हल्के से एलिमेंट के केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, बहुत कम एनर्जी देकर के भी बाहर निकाल सकते हैं। तो वो जो हल्के एलिमेंट में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन के ही आप उसके कंपेरेबल ले सकते हैं, क्योंकि उसको बाहर निकालने में हमारी एनर्जी का बहुत कुछ खास हिस्सा खर्च नहीं हो रहा है। मतलब इस आने वाले फोटोन की एनर्जी के रिस्पेक्ट में इस एटम का वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत कम एनर्जी खर्च होती है, नेग्लिजिबल होती है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो हल्का सा अगर एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो इलेक्ट्रॉन जो बंधा था उसको एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ही इन्होंने ट्रीट किया था, और उसको रेस्ट में ट्रीट करके ही ये सारा इन्होंने कैलकुलेशन किया। लेकिन अगर यहां पर हल्के एलिमेंट की जगह पर हैवी एलिमेंट आप लेंगे तो हैवी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को आप एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रीट कर सकते, क्योंकि उसको बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। इस फोटोन की काफी एनर्जी तो इसी बात में चली जाएगी, है ना। तो उसके लिए ये फिनोमेना इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा, और वो क्यों नहीं मिलेगा वो हम समझेंगे फार्मूले से। तो अगर यहां पर हैवी एलिमेंट यूज करते हैं तो हैवी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बाउंड इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, और बाउंड इलेक्ट्रॉन से जब फोटोन टकराएगा तो क्या होगा? बाउंड इलेक्ट्रॉन से अगर आपका फोटोन टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि पूरा का पूरा एटम ही रिकॉइल होगा। हल्के एलिमेंट में जब फोटोन को इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गया। लेकिन अगर ये बाउंड इलेक्ट्रॉन है या हैवी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा उस फोटोन की वजह से, और पूरा का पूरा जो एटम है वही फोटोन से टकराने के बाद वही चलना स्टार्ट कर देगा। तो अभी तक तो हल्के एलिमेंट में उसका इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चल रहा था, रिकॉइल हो रहा था। लेकिन अगर हम हैवी एटम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, फोटोन के टकराने से पूरा एटम ही चलने लग जाएगा। तो हम आगे जिस फार्मूले में अभी तक हम इलेक्ट्रॉन का मास यूज करते थे, वहां हमें उस हैवी एलिमेंट का मास यूज करना पड़ेगा, है ना। जहां हम इस इलेक्ट्रॉन का मास यूज करते थे वहां हमें हैवी एलिमेंट का मास यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन फोटोन इज स्ट्राइक ऑन बाउंड इलेक्ट्रॉन देन द होल एटम, होल हैवी एटम रिक्वाइल, ठीक है ना, ये चलना स्टार्ट कर देगा। सो एट द प्लेस ऑफ mass of electron, mass of atom is used which is very large। एटम का मास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मास से, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो कॉम्पटन शिफ्ट आपको ऐसे केस में देखने को मिलेगा उसके फार्मूले जो आप यहां मास ऑफ एटम यूज करेंगे, तो आप बताइए अगर ये मास ऑफ एटम बहुत ही ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन का मास ये नहीं है, ये इस पूरे हैवी एटम का मास है, क्योंकि पूरा एटम ही चलने लग गया, तो पूरे एटम का मास यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू है बहुत ही कम हो जाएगी। बहुत ही कम होने का मतलब ये हुआ कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा डैश माइनस में जो लैम्डा है इसका अगर डिफरेंस बहुत ही कम है, यानी जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा नहीं है, कोई खास डिफरेंस यहां पर नहीं है, दैट मींस कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो यहां पर ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो हैवी एलिमेंट या बाउंड इलेक्ट्रॉन के केस में कॉम्पटन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम हल्के एलिमेंट यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, और दूसरा हम हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं। सो फॉर बाउंड इलेक्ट्रॉन या हैवी एटम, कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट
इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो जो पहली लाइन लिखी थी इस पूरे टॉपिक की वही लाइन यहां पर एक्सप्लेन हुआ है और इसी के साथ ये खत्म हो गया। इतनी ही चीजें आपको इसमें पढ़नी है। छोटा सा एक टॉपिक था, हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन हल्के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के द्वारा जब स्कैटर्ड होता है तो उसको हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं या कॉम्पटन स्कैटरिंग बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को एज अ रेस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रीट किया गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसी हल्के एलिमेंट का बाउंड इलेक्ट्रॉन ही है। इसको एज अ रेस्ट या फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रीट किया गया है? क्योंकि इसको बाहर निकलने में बहुत कम एनर्जी लगती है इस फोटोन की एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो उसको आप उस बाउंड इलेक्ट्रॉन को एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना, फोटोन की एनर्जी जो या वेवलेंथ होता है वो इसके वेवलेंथ से ज्यादा हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लग जाता है, तो इसकी कुल एनर्जी का कुछ हिस्सा इधर चला जाता है, इसलिए इस फोटोन की एनर्जी जो होती है आने वाले फोटोन की एनर्जी से कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो इस पूरे पार्ट में आपको याद रखना वो कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला है। ज्यादातर केस में सवाल यही से आता है। तो एक तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है केवल स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉम्पटन वेवलेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू याद हो न्यूमेरिकल इसको कैलकुलेट करने के लिए। तीसरी चीज, जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू है वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कॉम्पटन वेवलेंथ का डबल है, ये भी आप याद रख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये 4.86 या 4.82 पिकोमीटर आता है। अगर हम विजिबल लाइट यूज करें तो ये बहुत ही कम शिफ्ट है उसके रिस्पेक्ट में, तो विजिबल लाइट में हमें शिफ्ट नहीं देखने को मिलता, ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे या गामा रे में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में क्वाइल रिक्वाइल होकर के जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी ये दोनों फार्मूले आप यहां से याद कर लीजिएगा। स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी और या उसका वेवलेंथ निकालना है तो उसके लिए आप ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बाउंड इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे तो पूरा एटम चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे केस में आपको कॉम्पटन शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास के अंदर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसके अलावा फिर जो हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सारे टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस में पूरी तरह से लग जाइए। क्लासेस इसी तरीके से कर करके हम सारे टॉपिक आपके बहुत जल्द कवर कर देंगे और फुल लेंथ टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने पूरा एक बार टॉपिक वाइज सब कुछ कर लिया है। अदरवाइज आप टॉपिक वाइज भी रिवीजन अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।